सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान का पूरा ध्यान इन 5 मुद्दों पर रहता है, उनकी बीमा, उनका पानी, उनकी बिजली, इसलिए इस बातों पे वो ध्यान नहीं दे पाते। अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो इस देश में भूचाल आ सकती, इस देश की सरकारें बदल सकती। जिस दिन किसान का ध्यान यहाँ पर चला गया स्वास्थ्य पे और इसी तरीके से शिक्षा पे भी, स्कूल्स हैं, टीचर नहीं है, कॉलेज हैं, फैकल्टीज हैं, लेकिन प्रोफेसर और अध्यापक नहीं है वहाँ पे। लेकिन जिस दिन भी ध्यान चला गया है, जिस दिन भी वो सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल से हमारे साथ अन्याय किया है। सर, तमाम आरोप, तमाम केस जो आप पे चल रहा है, इनसे कैसे डील करते हैं आप? मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे 31 करोड़ की रॉयल्टी का केस लगाया। सर, महिदपुर से आप विधायक हैं, इससे पहले जो विधायक थे उनके कार्यकाल में कितना डेवलपमेंट हुआ है और आपके आने के बाद कितना डेवलपमेंट? उसके कार्यकाल में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो लेकिन हमारे यहाँ का विधायक इतना उसको क्या बोला जाए, लेकिन बहुत ही धूर्त और बदमाश प्रवृत्ति का आदमी था। उसने हमारी तहसील के अंदर कम से कम 25 से 50 लोगों को जिला बदर करवाया और 100 से 150 लोगों के ऊपर झूठी FIR कटवा के जेल के अंदर डाला। दिनेश जी, अगर बात की जाए आपकी विधानसभा क्षेत्र में अभी प्रमुख समस्याएं क्या? सबसे बड़ी समस्या ये कि बहुत मेहनती किसान है, वो ये चाहता है कि सरकार हमें बीमा दे, मुआवजा दे, ताकि हमारी आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आपकी क्या पहल है? स्थिति इतनी चरमरा गई है कि उसके ऊपर कुछ बोलना ही गलत है। 70 किलोमीटर दूर तक एक्सरे और सोनोग्राफी की मशीन भी नहीं है, और जो सोनोग्राफी और एक्सरे की मशीन है तो उनको चलाने वाले टेक्नीशियंस वो नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। अगर कोई बहुत डीप में जाके सर्वे करे तो मोदी सरकार फेल हो जाएगी। सभी दर्शकों का नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता और महिदपुर विधायक श्री दिनेश जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, अगर बात की जाए राजनीति की, तो आपका राजनीतिक जो सफर है उसकी शुरुआत कब और कहां से हुई? मेरे राजनीति करियर की शुरुआत जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था 2010 के अंदर, वहीं से हुई। लेकिन उसके पहले 1993 से लेकर 1991 तक मेरी भाभी जिला पंचायत सदस्य रही थी, और कांग्रेस की विचारधारा से हमारा पूरा परिवार है जी। और सर, अगर बात की जाए जो स्कूलिंग है या फिर आपका कॉलेज कहाँ से हुआ है, कहाँ? मेरा ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज, माधव साइंस कॉलेज उज्जैन से हुआ जी, और MSc टेक इन मिनरल एक्सप्लोरेशन स्कूल ऑफ स्टडीज से हुआ जी। सर, अगर बात की जाए, प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति में आने की। एक ऐसा शख्स, ऐसा एक इंसान जो होता है जिससे आप प्रेरणा लेते हैं राजनीति में आने की, वो प्रेरणादायक इंसान कौन था? मेरे अंदर अपने आप जब इस वस्तु स्थिति को मैंने देखा तो मैं उस समय राहुल गांधी जी को भी सुनता था, और उनको सुनने के बाद जब उनके खिलाफ काफ़ी बातें बोली जाती थी, लेकिन मेरा अंदर से मन बोलता था कि यार, ये राहुल गांधी सच बोलता है, लेकिन अधिकतर लोग गलत समझते हैं। लेकिन मेरे अंदर से हमेशा आवाज़ उठती थी कि यार, राहुल गांधी जी सही सोचते हैं, देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, और ऑथेंटिक मुद्दों पे बात करते हैं, और जो आने वाला कोई नुकसान देश को होने वाला है उसके लिए भी वो बात करते थे। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, राहुल गांधी सही हैं, ये मोदी जी और अमित शाह गलत है। एक अंदर आत्मा से ऐसी आवाज़ उठती रहती थी जी। और फिर जब मैं 2010-11 में राजनीति में आया, जिला पंचायत सदस्य बना, तो लगातार जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2013 में मुझे टिकट नहीं दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर टिकट नहीं मिला तो अगर अपने को अपना हक मानना है तो अपने को बगावत करना पड़ेगी, और बगावत को सही भी साबित करना पड़ेगा। तो 2013 में मैंने निर्दलीय विधायक का फॉर्म भरा, और भगवान की दया से मैं दूसरे नंबर पे रहा। मैंने 50,000 से ऊपर वोट प्राप्त किए, और कांग्रेस की जो सिटिंग MLA थी कल्पना परुलेकर, उसको केवल 7,000 वोट मिले जी। एक समय ऐसा आया कि मैंने कहा अब अपन राजनीति से हट जाएं, अपन हार गए जी। लेकिन मेरे को जैसे ही मैं बाहर निकला 2-3 दिन बाद, तो लोगों ने बोला कि आपको 50,000 वोट दिए, पूरे क्षेत्र में उत्साह था जी। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं हारा नहीं, जीता हुआ हूँ जी। और लोगों ने बोला कि भाई, हमने दोनों पार्टियों से विरोध करके और आपको जिताया, तो आप कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे सही लगा, और फिर मैं वापस से कांग्रेस की राजनीति करने लगा। सभी नेताओं से मिला,
हकीकत बताई, मैंने कहा मैंने बगावत करना मेरा हक था और आपको बताना था कि मैं सही था, और मैंने वो साबित किया कि मैं सही था। लेकिन मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मुझे आप कांग्रेस में लें, मैं वापस कांग्रेस का ही काम करूंगा। और मैंने 5 साल तक फिर लगातार कांग्रेस का काम किया। लेकिन जब फिर टिकट का बंटवारा हुआ तो फिर मुझे टिकट नहीं दिया गया। और फिर जो भी लोग मेरे साथ थे, जो ग्रुप थे, वो सब कांग्रेस ही था। लेकिन उन्होंने फिर मुझसे बोला कि आप चुनाव लड़ें, निर्दलीय लड़ें, पर कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन इनको कांग्रेस का जो गड़बड़ है, घोटाला है, इसकी हकीकत सामने आएगी अगर अपन फिर जीत गए तो। फिर मैंने चुनाव लड़ा 18 में और मुझे फिर दूसरे नंबर पे रहा मैं, और आई हैव गॉट 58,000 वोट, और कांग्रेस की फिर जमानत जब्त हुई। लेकिन मेरी विचारधारा कांग्रेस की थी। मैंने फिर हमारे सीनियर लीडर्स दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, इनसे मिला, अरुण यादव जी हैं, इन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, हमने आपको टिकट नहीं दिया, और मुझे वापस कांग्रेस में ले लिया गया, और 23 में मुझे फिर टिकट दिया, और फिर मैं आज विधायक बन के आपके सामने बैठा हूँ। जी सर, जिला पंचायत अध्यक्ष आप रहे? नहीं, जिला पंचायत सदस्य आप रहे। वहां से लेके यहाँ तक का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? काफी चुनौतीपूर्ण रहा। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर 31 करोड़ की रॉयल्टी का केस लगाया अवैध उत्खनन के लिए। उसके बाद बहुत सारे मेरे ऊपर फौजदारी मुकदमे दायर किए, सरकारी काम में बाधा के हैं, 188 में है, पोल्यूशन का है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो बहुत सारे केस मेरे पे लगाए गए। मैंने उनको सभी का सामना किया हूँ, और अभी भी मेरे बहुत सारे केस कोर्ट में चल रहे हैं, वकील लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सब तरफ से मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि सब केस फर्जी बने हैं और राजनीतिक व्यवस्था से बनाए गए हैं। सर, तमाम आरोप, तमाम केस जो आप पे चल रहा है, इनसे कैसे डील करते हैं आप? मतलब कैसे इनसे डील हो पाती है? भगवान का साथ है, अच्छे वकील कर रखे हैं, कॉन्फिडेंस है कि गलत है तो गलत, तो इतना न्यायपालिका पे विश्वास है कि कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, कोई ऐसे दमदार बातें भी उसके अंदर नहीं है कि जिससे मुझे नुकसान होगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और बहुत सारी केसेस में तो मैं मतलब क्लीन चिट मिल चुका है, और 1-2 केस और हैं, उनमें भी मुझे क्लीन चिट मिल जाएगा। सर, महिदपुर से आप विधायक हैं, इससे पहले जो विधायक थे उनके कार्यकाल में कितना डेवलपमेंट हुआ है, और आपके आने के बाद कितना डेवलपमेंट? उसके कार्यकाल में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो भी सरकार की योजनाएं होती है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो डेवलपमेंट हुआ है, उससे नकारा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ का विधायक इतना उसको क्या बोला जाए, ज़्यादा गलत शब्द तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही धूर्त और बदमाश प्रवृत्ति का आदमी था। उसने हमारी तहसील के अंदर कम से कम 25 से 50 लोगों को जिला बदर करवाया, और 100 से 150 लोगों के ऊपर झूठी FIR कटवा के जेल के अंदर डाला। सर, कांग्रेस पार्टी पे तमाम आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी ज़्यादा चलती, तो आप सहमत हैं इस चीज़ से? नहीं, पूरी तरीके से सहमत हूँ कि गुटबाजी ज़्यादा चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। कांग्रेस को बस कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कुछ बड़े नेताओं को भी समझने की ज़रूरत है, और कुछ कार्यकर्ताओं को भी समझने की ज़रूरत है। पब्लिक हमें आज भी वोट देने को तैयार है, और कल भी देने को तैयार थी। हमारी कुछ गलतियां हैं, उनको आज की तारीख में राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से सुधार रहे हैं। ग्रुपिज्म बहुत हद तक खत्म हो चुका है। जीतू पटवारी जी और हमारे चीफ हैं, काफ़ी मेहनत करके हर जिले के अंदर वो जा रहे हैं, ब्लॉक स्तर तक जा रहे हैं, और इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार जो गलतियां कर रही है, सरकार जो किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, सरकार जो बेरोजगारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, उन सभी बड़े बड़े मुद्दों पर जीतू पटवारी जी ब्लॉक स्तर से लगा के जिले स्तर तक वो पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे सदन में प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी पूरी तरीके से सदन के अंदर सब मुद्दों को उठा रहे हैं, इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, वो चाहे कुपोषण का मुद्दा हो, चाहे नर्सिंग घोटाले हों, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से सदन के अंदर वो उठा रहे हैं। और एक इस सरकार को ये 165 होने के बावजूद भी उमंग सिंगार जी के साथ में मिलकर हम सब 64 लोग यूनाइटेड होकर एक साथ होकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं,
और पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि हम लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से 64 विधायक इस सरकार पर हमला करते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दिनेश जी, अगर बात की जाए आपकी विधानसभा क्षेत्र में अभी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? मेरी विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्या हैं 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के जो गांव के अंदर जी रोड है, जो जी। प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी आ सकते हैं, पीडब्ल्यूडी में भी आ सकते हैं, उनको बनाना जरूरी है। दूसरा, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी भी है, तो कुछ नई इंडस्ट्रीज वगैरह खुले या नए रोजगार के साधन उपलब्ध हो, उसकी भी ज़रूरत है। और छोटी छोटी समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन बड़ी दो समस्या यही। और मेरे किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत मेहनती किसान है, जी वो ये चाहता है कि सरकार हमें बीमा दे, मुआवजा दे, ताकि हमारी आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आपकी क्या पहल है आपकी विधानसभा क्षेत्र में? शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्थिति इतनी चरमरा गई है कि उसके ऊपर कुछ बोलना ही गलत है। 70 किलोमीटर दूर तक एक्सरे और सोनोग्राफी की मशीन भी नहीं है। जी और जो सोनोग्राफी और एक्सरे की मशीन है, तो उनको चलाने वाले टेक्नीशियंस वो नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। मेरी विधानसभा में भी देखा जाए तो केवल एक आर्थोपेडिक डॉक्टर है, जी और उसके अलावा एक डॉक्टर और है, वो भी शायद एमडी वगैरह नहीं है। उसका क्या, कौन से सब्जेक्ट के वो डॉक्टर है मुझे पता नहीं। लेकिन 2 लाख वोटर्स हैं, वो 4 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन एक डॉक्टर है। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे भी कोई नहीं। स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन उन पे ताले लगे हुए हैं। जी तो काफ़ी घटिया मतलब बहुत ही बेकार स्थिति। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान का पूरा ध्यान इन 5 मुद्दों पर रहता है। उनकी बीमा, उनका पानी, उनकी बिजली। जी इसलिए इस बातों पे वो ध्यान नहीं दे पाते। अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य के ऊपर, तो इस देश में भूचाल आ सकता है, इस देश की सरकारें बदल सकती है। लेकिन रोटी की आग, पेट की आग को बुझाने के लिए किसान का ध्यान पूरा वहां रहता है। जिस दिन किसान का ध्यान यहाँ पर चला गया स्वास्थ्य पे, और इसी तरीके से शिक्षा पे भी, स्कूल्स हैं, टीचर नहीं है, बिल्कुल। कॉलेज हैं, फैकल्टीज हैं, लेकिन प्रोफेसर्स और अध्यापक नहीं है वहां पे भी। लेकिन लोग इस चीज को ग्रामीण सर्कल में उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन भी ध्यान चला गया है, जिस दिन भी वो सोचेंगे, तो वो यही सोचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल से हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे बच्चे इतना गरीबी स्थिति में रहती है कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है जी तो वो उसका भी इलाज नहीं करा पाता, और उसका हाथ फिर ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। ऐसे हजारों की संख्या में। ये एक, अगर इस देश की छवि अगर इस तरीके से बाहर जाए, अगर कोई बहुत डीप में जाके सर्वे करे, तो ये मोदी सरकार फेल हो जाएगी। जी दिनेश जी, अगर बात की जाए, कांग्रेस से विधायक है, अभी राज्य में भाजपा सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है। जो कांग्रेस के विधायक है उनको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, चाहे केंद्र से हो चाहे राज्य से हो, तो फिर आप अपनी विधानसभा को कैसे चलाते हैं, या फिर किस तरीके से आप जो है लोगों का मदद पहुंचाते हैं उस चीज को लेकर? देखो, बहुत सारे छोटे छोटे काम भी होते हैं, जी और पब्लिक भी समझती है कि ये विधायक लोग विपक्ष में हैं, जी इसलिए बड़े काम करने की जवाबदारी तो इनकी है नहीं। लेकिन जो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो विधायक कर सकता है, जी हमारी विधायक निधि आती है 2-2.5 करोड़ रुपया, उससे हम जो छोटे छोटे जरूरतों के काम होते हैं, जहाँ कहीं ट्यूबवेल लगाना हुआ है, छोटे छोटे गाँव में कहीं कीचड़ है तो वहाँ पे आरसीसी के रोड्स बनवाना, जी और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी एक तालाब बनाने से ज़्यादा, अगर किसी 2 गांव, किसी छोटी पंचायत के अंदर आपने 5-5 लाख रुपए के 2 खरंजे बना दिए, तो भी वो अपना काम मानते हैं कि नहीं यार, विधायक ने इसकी निधि से हमें पैसा दिया और हमारे यहाँ रोड बना दिया। जी कहीं मुहर्रम डालने का काम हुआ, जो लोग कीचड़ में से गुजर रहे हैं, वो काम करवाते हैं। उसके बाद उनके जो छोटे मोटे लफड़े होते हैं जिसमें उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनके सीमांकन की बात हो, उनके रास्ते की कोई बात हो,
उनको पटवारी वगैरह से कोई काम कराना हो तो हम उनको जायज़ हक दिलवाते हैं और उनका काम कराते हैं। और 24 ही घंटे उनके लिए, अगर उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहते हैं। सर 2013 में आपको टिकट नहीं दिया गया, 2018 में आपको टिकट नहीं दिया गया, तो कभी ऐसा मन में ये नहीं आया कि अब कांग्रेस पार्टी छोड़ देना चाहिए या कोई और पार्टी में नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मेरी विचारधारा से ही मैं राहुल गांधी जी का समर्थक रहा हूँ। और उनको भी जब न्याय नहीं मिल रहा था, मैं ये बात सोचता ही नहीं था, पर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि राहुल गांधी इज राइट मैन और मुझे इसके साथ रहना चाहिए। और मैं आज भी साथ में हूँ और आने वाले कल में भी उनके साथ रह के ही अपना जीवन खत्म करेंगे। कांग्रेस पे एक परिवारवाद का आरोप काफी लगता है, उस पर आप क्या बताएंगे? ये सब बेकार की बातें, मुद्दों से हट के पूरा देश बात करता है। इनको बात करना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़े, इनको बात करना चाहिए कि अपन सही दिशा में जाएं, सही कानून बनाएं और इस देश को आगे ले जाएंगे। जहाँ कानून, जिस संसद में भी हम देखते हैं, ये केवल मोदी जी की, अमित शाह की रामायण गाते हैं, जी, सब्जेक्ट से हट जाते हैं। आज हम संसद और विधानसभा में और लोकसभा में जब देखते हैं तो केवल मोदी जी की, अमित जी की रामायण गाते हैं, हमारे मोदी जी ने ये कर दिया, हमारे मोदी जी ने ये कर दिया। और इस देश की 5 स्वतंत्र संस्थाएं इन्होंने खरीद ली है। और स्पेशली मीडिया खरीद लिया है, जो देश को गुमराह कर रहा है। और मेरा व्यक्तिगत मामला तो ऐसा है कि मीडिया को हटा दिया जाए। ये मीडिया पूरा बिका हुआ है। मीडिया से मतलब मेरा वो जो इस चैनल के मालिक होते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, और जो मालिक हैं, जी 5-10 मालिक हैं, जी, मेरे हिसाब से तो ये देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी से ज़्यादा इस देश को अगर कोई गलत मोड़ पे लेके जा रहा है, इस देश को कोई गलत दिशा दिखा रहा है, तो वो 5 उद्योगपति जिन्होंने ये चैनल ले रखे हैं, उस चैनल के मालिक जी, वो हैं। वो देश को सही दिशा में जाने ही नहीं देते। वो देश को सही, जो चौथा स्तंभ होता है कि सही आईना दिखाना, वो केवल मोदी का आईना दिखाते हैं, केवल अमित शाह का आईना दिखाते हैं, केवल बीजेपी का आईना दिखाते हैं। अगर वो सही आईना दिखा दे तो इस सरकार एक ही दिन में पलट जाए। और इस सरकार ने मूव टुवर्ड डिक्टेटरशिप्स, इसने 5 स्वतंत्र संस्थाएं खरीद ली, दादागिरी कर रही है। इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि दादागिरी कर रहे हैं। इनके पास मीडिया है, इनके पास इलेक्शन कमीशन है, इनके पास प्लानिंग कमीशन है, इनके पास कार्यपालिका है, इनके पास न्यायपालिका है, सब चीज़ें, सीबीआई है, ईडी है, और ये सब का गलत उपयोग करते हैं, प्योर दादागिरी करते हैं। और इस देश को, पूरा देश में, मैं तो कहता हूं कि तानाशाही आ चुकी है और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ये दोनों लोग देश प्रेमी है ही नहीं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है, अभी कैसा कार्यकाल देखना है आप? भाई मोहन सरकार तो भाई वहां से दे दिए गए हैं। जी, सरकार तो बीजेपी ऊपर की से है, दे दिए गए। सरकार तो बीजेपी की है, जी, और मोहन तो ऊपर से दिए गए हैं। और जब ऊपर से दिए गए हैं तो फिर वो वैसे ही काम होगा जैसा वो चाहेंगे। जी। सर अंत में मैं ये कुछ छोटे से सवाल हैं मेरे, अगर बात की जाए आपका एक पसंदीदा नेता कौन सा? एक पसंदीदा नेता। राहुल गांधी। विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष में कोई ऐसा एक प्रेरणादायक नेता जो पहले रहा हो या फिर अभी हो, जिससे आपको थोड़ी प्रेरणा मिलती हो? विपक्ष में पहले मैं कभी सुनता था, जी, तो बहुत छोटा था जब मैं, जी, तो सुंदरलाल पटवा को जरूर सुना करता था। जी, बहुत छोटा था तब। जी। सर अगर बात की जाए राजनीति के अलावा और क्या करना पसंद है, क्या करते हैं आप राजनीति के अलावा? राजनीति के अलावा परिवार के साथ रहना पसंद करता हूँ। परिवार के साथ घूमना, और जो स्पोर्ट्स में भी मेरा थोड़ा रहा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को देखना, सुबह व्यायाम करना, घूमना, और कहीं पार्टी वार्टी हो तो वहाँ जाना। एक साधारण जिंदगी जीना मैं पसंद करता हूँ। साधारण इंसान जैसा रहता है वैसे। यस। सर अगर बात की जाए राजनीति में ना होते तो क्या होते अभी आप? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। बहुत बड़े बिजनेसमैन होते। मैं हैजार्डस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट की लैंडफिल फैसिलिटी बनाता हूँ। जी, वेस्ट मैनेजमेंट का मेरा बिजनेस है और अभी भी चल रहा है। एक शब्द में अगर बात की जाए मोहन यादव क्या कहेंगे? एक शब्द में मोहन यादव क्या है आपके लिए? वो काम अच्छा करेंगे, अभी तो मेरे को लगता नहीं कि कुछ काम उन्होंने किया है। अच्छा करेंगे तो जरूर उनके लिए कोई अच्छा बोलेंगे। दिग्विजय सिंह एक शब्द में। दिग्विजय सिंह नेता हैं, जी, नेता है, लेकिन उनकी छवि को खराब कर दिया गया।
जो छवि उनकी खराब की गई है, तो आपको क्या लगता है कि उन पे गलत आरोप लगे हैं या फिर ऐसा कुछ सही में हुआ है? मेरा मतलब, मैंने कहा ना, जब स्वतंत्र संस्थाएं छीन ली गई है तो किसी की भी छवि को खराब कर सकते हैं। और दिग्विजय सिंह जी की जो छवि खराब करी है उसमें भी मीडिया का ही हाथ है, वरना बहुत 2 बार के वो अ, मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी व्यवहारिक। अंत में एक शब्द में शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान से कलाकार इंसान जी। और शिवराज सिंह से ज़्यादा किसान विरोधी आदमी कोई भी नहीं है। जो युवा राजनीति में आना चाह रहे हैं या फिर आने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके मैं यही बोलूँगा कि वो ऐसी दिशा देके उनसे लोग उनको देख के आगे बढ़े। वो इन पुराने घटिया लोगों को देख के आगे नहीं बढ़े, अपनी सोच, अपनी नीति और अपने जुनून के साथ राजनीति में आए और इस देश को नई दिशा दें। सर, अंत में हमारे जो दर्शक है बतंगड़ हमारा चैनल है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए और हम जैसे पहली बार के विधायकों की पूरी जीवनी को आप हमसे पूछ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से नए लोगों के पास जाएं, उनका इंटरव्यू लें और उनको भी आपके माध्यम से आगे बढ़ाएं उनकी बात को। सर, आज की खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।